नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने कैप्शन भी दिया है अपनी इस बातचीत का। और मैं सोच रहा था कि ये बातचीत है हमें जारी रखनी चाहिए या अभी इसको बंद कर देना चाहिए। फेसबुक ने शायद मेरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। नहीं, आप लोग देख पा रहे हैं, सॉरी। आवाज़ ठीक आ रही है आप तक? आई होप कि आप तक आवाज़ ठीक आ रही होगी। एक बार मुझे बता दीजिए कि आवाज़ आपको ठीक आ रही है, और शेयर भी कर दीजिए बाकी लोगों तक। और उनको भी बताइए कि अगर लिंक शेयर कर सकते हैं तो लिंक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो आमतौर पे मुद्दा है वो वही है जो आज का सबसे स्ट्रांग मुद्दा है। किसान आंदोलन चला हुआ है, 8 महीने पूरे हो चुके हैं 26 तारीख को, जब सारे किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं। सरकार ने वो ढेर सारी कोशिशें कर ली हैं कि किसी भी तरह से किसानों के इस आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए, किसी भी तरह से इस आंदोलन को तोड़ दिया जाए, उनकी ऊर्जा को कहीं और लगा दिया जाए। हर संभव कोशिश हुई है इन लोगों को बदनाम करके यहाँ से उठाने की, और सारी की सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं। सदी के इतिहास, मतलब सदी का नहीं, मैं ये कहूँगा भारत के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन, और सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का ऐतिहासिक आंदोलन है ये। अभी चल रहा, प्रेजेंट में चल रहा भारत का किसान आंदोलन, जिसके ऊपर नज़र है पूरी दुनिया की। क्योंकि इस खेल को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है, और ऐसा क्या है कि किसानों की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी साहब। क्या उनके ऊपर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, या वो जबरदस्ती इतना भला करना चाहते हैं अपने किसानों का कि वो भला करने से चूकना नहीं चाहते। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा 2014 से लेकर के आज तक की सारी नीतियों का निचोड़ क्या रहा, उसका परिणाम क्या रहा, और उस पर नरेंद्र मोदी का जवाब क्या रहा। कुछ भी ऐसी चीज जिसके अंदर आपका भला होता हो, वो आज के टाइम में बंद है। मतलब अगर आपने ईएमआईज ले रखी हैं, अगर आपने कोई ऐसा लोन ले रखा है जिसकी ईएमआई आपको लगातार भरनी है, तो आपकी कमाई बंद है। अगर आपको कहीं नौकरियां मिल सकती थी तो वो सारे संस्थान बंद हैं। अगर आप कुछ नया सीख सकते थे, वो इंस्टीट्यूशंस भी बंद हैं। जन धन योजना में क्या हुआ? लोगों का पैसा खाते में गया। उसके बाद जो बैंक खाते में गया। उसके बाद नोटबंदी में क्या हुआ? लोगों का पैसा बैंक खाते में गया। जब रामलीला करवाई गई, जब राम जी हेलीकॉप्टर से उतरे, जब पुष्प वर्षा हुई, जब गौशाला के लिए पैसे बांटे गए, जब दीपावली पे इतने लाखों करोड़ों रुपया जब फूका सरकार ने आधिकारिक तौर पर, तब क्या हुआ? वो पैसे इस तरह से धुआं धुआं हो गए कि उनका हिसाब नहीं मांगा जाए। गीता जयंती समारोह पर उड़ा दिए गए, एक एक गीता 20-20 हजार की। मतलब आप समझ सकते हैं। नोटबंदी में भी यही हुआ, सारा पैसा बैंकों में गया, बैंकों में चला गया। जितने नोट थे 5,000, 500 के और 1000 के, वो सारे के सारे नोट अकाउंट में चले गए। 16 लाख करोड़ रुपया था, 16 लाख करोड़ रुपया रिकवर हो गया। बैंक ने कहा कि काला धन तो था ही नहीं। उसके बाद उस पैसे का क्या किया? जो मालिक थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि आप पैसा नहीं ले सकते, लेकिन जो बड़े उद्योगपति थे उनका कर्जा माफ कर दिया। साल दर साल वो कर्जा माफ होता चला गया, और अखबारों से उनकी खबरें गायब होती चली गई। आपके पड़ोस की खबरें गायब होती चली गई, और आपके लिए, जन कल्याण के लिए जो भी पॉसिबल योजनाएं संभव थी, वो सारी की सारी बंद हो गई। फिर 2015 में एक नई महत्वाकांक्षी योजना चालू करी प्रधानमंत्री साहब ने, जिसका नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। करोड़ों रुपया उसके नाम पर संघ के लोगों को दे दिया गया। आपके आसपास आप जहां भी रहते हो, पूरे देश के अंदर आप जहां भी रहते हो, मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि आपके मोहल्ले या आपके आसपास ऐसा जरूर हुआ होगा
कि या तो कोई बड़ा गेट बन रहा है, या कोई बड़ा सजाने की कोई मतलब ऐसी चीज बन रही है जहां पे सजावटी काम हो रहा है जो दिखने में थोड़ा चमकीला लगे, या वो सड़कों के ऊपर जहां सड़कें ठीक ठाक थी उनको उखाड़ करके वहां टाइलें बिछाई गई लॉक वाली। और वो लॉक वाली टाइलों के मालिक कौन थे, अगर आरटीआई से पता करोगे तो सारे संघ के आदमी मिलेंगे। यानी कि आपका पैसा 3 जगह गया, या तो बैंक में चला गया, बैंक के थ्रू बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो गया, या आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों के पास चला गया, या आपका पैसा चला गया संघ के उद्योगपतियों के पास। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा काम जो नरेंद्र मोदी साहब ने किया था वो संघ के उन लोगों को मजबूत करने का, आर्थिक रूप से, जो लोग इनको फंडिंग करते हैं। बहुत ही खूबसूरती से इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च कर दिए गए। पहले पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी ऑडिट हुआ करता था, उनके पास कहां से पैसा आया इस बात की जांच हो सकती थी, लेकिन मोदी साहब ने बहुत ही खूबसूरती से काम किया, इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिए। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी चंदे का कोई हिसाब किसी को दे, ऐसा कोई वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है। यानी कि जितना मर्जी पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में आप जितना चाहें उतना फ्रॉड कर सकते हैं, जितना चाहें उतना घपला कर सकते हैं। एक फर्जी बीमारी लाई गई 2020 के अंदर जिसका कोई औचित्य नहीं। मैं उस वक्त भी ये कहा करता था कि जैसे जीएसटी के माध्यम से देश को बर्बाद कर दिया गया, देश के छोटे उद्योग बर्बाद कर दिए गए, जैसे जिस तरह से नोटबंदी में सारे के सारे मिडिल क्लास को खत्म कर दिया गया, उनका पैसा खत्म कर दिया गया, उसी प्रकार से ये जो 2020 का लॉकडाउन है ये आने वाले वक्त में इस देश को बर्बाद करने का सबसे बड़ा योजनाबद्ध षड्यंत्र है। उस वक्त मुझे लोगों ने कहा कि आप तो नेगेटिव हो, आप तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, आपको कुछ ऐसी बात भी बोलनी चाहिए जो सरकार के फेवर में हो, जो सरकार ने कुछ तो अच्छा किया ही होगा। मैं बोलता हूं आप बता दो। उन्होंने कहा कि 370 हटा दी। मैंने कहा भैया 370 नहीं हटी है, 370 में एक क्लॉज था 35A का, सिर्फ वो हटाया है, और उसमें भी सिर्फ ये पॉइंट ऐड किया है कि अब कहीं पर रहने वाला कोई भी भारतीय कश्मीर के अंदर जमीन खरीद सकता है, और उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ अंबानी अडानी को हुआ जिसने वहां कोल्ड स्टोरेज बना लिए, वहां के बड़े बड़े जंगलों पे कब्जा कर लिया, वहां खरीद लिया, क्योंकि ऑलरेडी गरीबी है वहां। उसको 2019 से जानबूझ के लोगों का धंधा बंद करने का था ना, लॉकडाउन लगा करके पूरे कश्मीर के अंदर। ये टेस्टिंग की गई थी कि बाकी की दुनिया बोलेगी कि नहीं बोलेगी, पूरा भारत बोलेगा कि नहीं बोलेगा, और उसका खामियाजा भुगता कश्मीर के लोगों ने। 370 हटके तो सिर्फ और सिर्फ जमीनें ले सकता है, 370 अभी भी ज्यों की त्यों है, भक्तों को बता देनी है आप लोग। आप इसको शेयर भी कर दीजिए साथ के साथ। फिर मुझे बोला कि भैया राम मंदिर बना दिया। मैंने कहा राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था, इसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी का तो कोई रोल ही नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी ने तो सिर्फ इस देश के अंदर दंगों की आग शुरू करी थी, तो उसमें तो कोर्ट में केस चल रहा था, और गोगोई को राज्यसभा भेज करके और उसके ऊपर आरोप लगवा करके उसको प्रेशर में डाल करके और ये मतलब अपने फेवर में केस कर लिया। लेकिन ये जो निर्णय था ये बीजेपी का या संसद का या नरेंद्र मोदी का तो नहीं था, ये निर्णय तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट का ही काउंट होगा। ये बात भी भक्तों को बतानी पड़ेगी। तो कोई और ऐसा काम है क्या पूरे 7 साल का जिसके ऊपर आप गर्व कर सकते हैं? उज्ज्वला योजना चालू कर दी भैया जी, अब तो उनको सिलेंडर मिलता ही नहीं। जिसको सिलेंडर दिया गया उनके जनधन खाते से पैसे काट लिए, और अब वो सिलेंडर भरवाने की उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि काम धंधे चौपट है। तो जब 450 का ही सिलेंडर नहीं वो लोग खरीद सकते थे, तो 850 का कैसे खरीद लेंगे? ये समझाना पड़ेगा। कोई और अच्छा काम किया? कुछ तो किया होगा यार। भाई जनधन खाते में भी आपको शायद मालूम नहीं है, 2015 में शायद ये जनधन खाता खुला था, और 1 साल की रिपोर्ट ये थी, 1 साल की। उसके बाद के क्या हुआ होगा आप समझ सकिएगा। अकेले एक एसबीआई ने जनधन खातों में मिनिमम बैलेंस ना रखने की वजह से उन गरीब लोगों के 20-20, 30-30 रुपए काट करके 10,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था फाइन के रूप में। 10,000 करोड़, आप समझ सकते हैं। मतलब यह हुआ
कि योजनाबद्ध तरीके से देश की लोगों की जेब को खाली किया गया। आपको अभी पहले कैशलेस बनाने की कोशिश हो रही है, उसके बाद करेंसी लेस भी बना देंगे। डिजिटल करेंसी आ रही है पूरे वर्ल्ड की, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसका मकसद है कि जो रिसोर्सेज हैं, आपकी जमीन, आपकी जमीन, आपके खेत, आपके घर, कोई भी आपका नहीं होगा, कुछ भी। सरकार आपको रहने के लिए आपके ऊपर रहम करेगी, और यहां तक कि आपका शरीर भी इनका होगा। आपको शायद नहीं मालूम है, बिल गेट्स ने आज से 2 साल पहले इंडिया के अंदर एक टीम भेजी थी, जो इसने यहां कंपनियां खोली और उन्होंने बाजार से मतलब जो एमएसपी से कुछ ऊपर रेटों पे कुछ फसलें खरीदी, और उनके थ्रू वो किसानों के बीच पहुंच गई, और किसानों को उन्होंने ये कहा कि आपके पास पुराने जो बीज हैं, चाहे सरसों का हो, चाहे किसी पेड़ का हो, चाहे किसी फूल का हो, चाहे किसी अनाज का हो, चाहे दाल का हो, कोई भी बीज अगर आपके पास वो ओरिजिनल पड़ा है, ये हाइब्रिड नहीं जो अभी बीज आते हैं बाजार से, ये नहीं, ओरिजिनल। जब आदमी, हम लोग क्या करते थे, जब आप आज से 30 साल पहले का पता करेंगे, तो आपके घरों में जो अनाज होता था, हम लोग जो फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते थे, हम लोग अपनी खाद यूज करते थे, जो गोबर वाली खाद है, वो मतलब हाइजीनिक भी होता था, पौष्टिक भी होता था, और न्यूट्रिशन भी उसके अंदर पूरा होता था। उस अनाज में से ही हम लोग अगले साल के लिए बीज रख लेते होते थे। तो उस टाइम पे बिल गेट्स ने क्या किया कि मुंह मांगी कीमत पर उन सारे के सारे बीजों को अपने कब्जे में कर लिया। इस वक्त लगभग हर देश की हर फसल का हर बीज उसके पास अवेलेबल है, हमारे पास नहीं है। यानी जो बीज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी खेतों के अंदर, ये सारे के सारे हाइब्रिड बीज हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं इनको, जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओज बोलते हैं इनको। फिर ये जो टीके का जो खेल चल रहा है और इस बीमारी का खेल चल रहा है, ये एक ऐसी बीमारी उन्होंने छांटी, आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन थोड़ा सा सर्च करिए, गूगल पर भी जा सकते हैं आप। फिलहाल गूगल पर वो मटेरियल अवेलेबल है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो। आने वाले दौर में गूगल्स भी वो हटा देगा। उसका कारण ये है कि गूगल का जो सीईओ है सुंदर पिचई, वो भी इस षड्यंत्र के अंदर शामिल है। अपने देश के जो बड़े उद्योगपति हैं, चाहे अजीम प्रेमजी हो, चाहे रतन टाटा हो, चाहे नंदन नीलकेणी हो, नारायण मूर्ति हो, अंबानी हो, अडानी हो, और जितने भी ये बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के मालिक हैं, ये सारे के सारे षड्यंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। लगभग 10,000 करोड़ रुपया अकेले सुंदर पिचई ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। किसमें? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2019 फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WF की जो मीटिंग हुई थी, एजेंडा 21, वो 2019 में हुई थी। और वहां बिल गेट्स ने एक लाइन बोली थी, शायद आपको नहीं पता है, कि अगला विश्व युद्ध हम कोरोना की मदद से लड़ेंगे। मतलब उसको पहले से मालूम था कि हम 2000 अगली जो लड़ाई होने वाली है वो इस बीमारी से होने वाली है। इसके बड़े सूत्रधार कौन है? रॉकफेलर, जो कि पूरी दुनिया के जितने भी वो यूज क्या करते हैं उसे, बैंकों को मतलब मॉनिटर करता है और संचालन करता है। बिल गेट्स, जो सारी इलेक्ट्रॉनिक जो ये आईटी कंपनी को जो हैंडल करता है, यानी कि जितने भी विंडोज हैं, जिसके भी माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक है बिल गेट्स, यानी कि आईटी जो है, जितनी भी आपका टेस्ला के माध्यम से जो आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, वो उसको भी बिल गेट्स कंट्रोल कर रहा है। बैंकों को रॉकफेलर फैमिली करती है। और मैं आपको अगर छोटा सा एक एग्जांपल बताऊं अभी के कौन कौन इस षड्यंत्र के अंदर शामिल हैं, मैं अभी लिखता रहता हूं, और फिर वो क्योंकि लाइव है तो मैं दिमाग से निकल जाएगा बात। लेकिन आप मेरे इसी पेज पे अगर आप इस पर नीचे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने इनका पूरा डिटेल में दिया हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट, जैकब क्या नाम है उसका, रोथचाइल्ड, ये नाम मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जैकब रोथचाइल्ड। यानी ये वो लोग हैं जो पूरे दुनिया की इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते हैं। यही वो लोग हैं जो पूरी दुनिया की आईटी को भी कंट्रोल करते हैं। और इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना ऐसा हो जाए कि अगर हम लोगों को खाने को दें
और हमारी मर्जी से अगर वो चलें, और तो देश के अंदर एक ही सरकार हो, एक ही करेंसी हो, एक ही खाने का सिस्टम हो, तो इन लोगों को जो है फालतू कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, आपको घर बैठे खाना मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी साहब की 2020 से लेकर के आज तक की अगर आप पूरी की पूरी उसकी स्पीच को गौर से देखोगे, सुनोगे, तो उसके अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र है, उसके अंदर वन वर्ल्ड वन करेंसी का भी जिक्र है, वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट का भी जिक्र है, उसके अंदर ये भी जिक्र है कि हमने आपको 85 करोड़ लोगों को तो घर बैठे खाना दे दिया है, बाकी लोगों को भी हम लोग जारी रखेंगे देना, और हम लोग दे देंगे। अब 2020 में लोगों के दिमाग में जो दहशत फैलाई टेलीविजन डाल करके, वो दहशत कम हो जाती अगर लोग काम पर निकल जाते तो। इसीलिए बाजारों को बंद रखा गया, इसीलिए अब जो है, अभी देखिएगा आप, उज्जैन के मंदिर के अंदर लाखों लोग इकट्ठा हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह की रैली में लाखों लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी अपना डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकता। हरियाणा के अंदर रोडवेज को बर्बाद किया, स्कूलों को बर्बाद किया। हरियाणा में 5000 स्कूल बंद कर चुके हैं, पूरे इंडिया में लगभग 2 लाख सरकारी स्कूल बंद कर चुके हैं। सरकारी स्कूलों में पैसा कहां से आया? एसएससी का पैसा है। सर्व शिक्षा अभियान के पास पैसा कहां से आया? वर्ल्ड बैंक से पैसा आया। वर्ल्ड बैंक को कौन कंट्रोल कर रहा है? बिल गेट्स की गेट्स फाउंडेशन, और जैकब रोथस्चाइल्ड, और वेलकम ट्रस्ट, और रोकेफेलर फैमिली, रॉयल फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ? अगर WHO को भी यही लोग कंट्रोल कर रहे हैं, अगर यूनाइटेड नेशंस में भी इन्होंने अपने आदमी डाले हुए हैं, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को वहां चेयरमैन बनाना WHO का, ये कोई यहाँ इनकी कोई योग्यता थी? ऐसी कोई खास अचीवमेंट थी क्या? अरे भैया, 135 करोड़ की जनसंख्या है भारत की। पूरी दुनिया इस देश को एक बड़ी मार्केट के तौर पे देख रहा है। पिछले 20 सालों से पूरी दुनिया देख रही है इसको। हर देश इस देश को एक मार्केट के तौर पे देख रहा है। एक अपने देश के लोगों के दिमागों के ऊपर ऐसी पट्टी बांधी गई है कि जनसंख्या जो है वो बोझ होती है। एक आदमी जितने रुपए खाता है, जितना उसका खर्चा होता है, उससे कई गुना काम करता है वो। चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करे, चाहे सरकारी जगह पे काम करे, चाहे कहीं पर भी करे, जनसंख्या कभी बोझ नहीं होती। अगर आदमी की ज्यादा औलादें हो जाएं, वो बोझ नहीं हुआ करती। हम लोगों के पास जो पहले से तंत्र को संभाल रहे हैं, उनके पास उन लोगों के लिए अच्छी तरह योजना बनाने जैसा दिमाग नहीं है। बेवकूफ हैं हम लोगों की सरकारों के में बैठे लोग, इसीलिए वो हमारी जनसंख्या को हमारा बोझ बता करके श्रापित मानते रहते हैं। जनसंख्या नहीं, कभी लोग थोड़ी ना कहीं बोझ हो सकते हैं यार। आपके पास 135 करोड़ दिमाग को इस्तेमाल करने की क्षमता नहीं है, आपके पास इतनी अक्ल नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि वो बोझ हो जाएंगे। 135 करोड़ की पॉपुलेशन का मतलब है 270 करोड़ हाथ। इतने हाथ होने के बावजूद भी अगर देश गुलाम है, अगर इतने हाथ होने के बाद भी अगर देश गरीब है, तो आपने जानबूझकर उनको गरीब रखा हुआ है, ये कहने की कोशिश हो रही है। स्कूल बंद करने का प्लान है, आपकी शिक्षा नीतियां खराब हैं, तो कहीं टीचर सड़कों पर ना उतर जाए तो धारा 144 लगा देंगे, डिजास्टर एक्ट लगा देंगे, UAPA लगा देंगे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देंगे, NSA लगा देंगे। यानी कि हर वो कानून लगा देंगे जिससे आप इकट्ठे ना हो सकें, जिससे आप अपनी भावनाओं को व्यक्त ना कर सकें, जिससे आप सरकार के खिलाफ ना खड़े हो सकें, जिससे आप अपनी मांगे सरकार को ना बता सकें। यही सब करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था कि लोग घरों से बाहर ना निकले, और जब वो घरों के अंदर हों तो जो उनको टेलीविजन पे परोसा जाए वो चुपचाप सुनते रहें। मतलब आप लोग सुनते जा रहे हो। आपने क्या देखा? आपने रामायण देखी, आपने महाभारत देखी, आपने विक्रमादित्य देख लिया, आपने शक्तिमान देख लिया, आपने फिर एक ऐसा वायरस देख लिया जिसका अस्तित्व नहीं है, जो पहले से ही था, जो लगभग हर घर के अंदर है। आज की खबर है, आज की, अभी मैंने इसी अपनी आईडी पे, हिंदी वाली आईडी पे शेयर की हुई है कि स्टडीज ये कह रही हैं कि अपने देश में मैक्सिमम लोगों की एंटीबॉडी ऑलरेडी बन चुकी है। स्टडीज ये कह रही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों की ये जो वैसलीन है, हम इसका नाम वो नहीं ले रहे जो बाकी लेते हैं, क्योंकि वो वर्ड इस्तेमाल होते ही फिर हमारी उसके ऊपर टैग आ जाता है कि तुमने हमारा भेद खोलने की कोशिश की है।
और इसलिए हम तुम्हारी पोस्ट को ब्लॉक करते हैं, इसलिए हम तुम्हारी आईडी को ब्लॉक करते हैं, इसलिए मैं वैसलीन बोल रहा हूँ उसको। और असली वायरस तो गुजराती वायरस हैं हमारे देश के अंदर दो, वो आपको मालूम ही है। ये जो वायरस जिसके नाम पे ये लोग खेल रहे हैं वो वायरस है ही नहीं। और जो ये खांसी जुकाम वाली बीमारी है, ये इन्होंने जानबूझ के सेलेक्ट की थी, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर मैक्सिमम घरों में ये होती ही है। अब अगर आप रिसर्च करेंगे, अगर आप देखेंगे अपने आसपास, जो आदमी ने अपने घर में रह के इलाज किया, जो आदमी अपने दोस्तों से मिलता रहा, जो लगातार सोसाइटी के अंदर रहा, जिसने मास्क नहीं लगाया, जो डरा नहीं, जिसने टेलीविजन नहीं देखा, उसे कुछ नहीं हुआ। जिसने टेलीविजन देखा उसे यह लगा कि कोने पे उधर सड़क पे जाते ही तुम्हें पकड़ लेगा एक वायरस और तुम्हें मार डालेगा। जिसने जो टेलीविजन के भरोसे अखबार पे सबसे पहले ऊपर हेडलाइन आती है इतने केसेस इतने केसेस इतने केसेस। सिंगापुर की सरकार ने, जब लोगों ने दबाव डाला तो सिंगापुर की सरकार ने यह कह दिया कि अब हम इसे एक सिंपल सीजनल फ्लू के तौर पे काउंट करेंगे, इसके डेली के केसेस देना बंद कर देंगे। लेकिन आपकी रेडियो पर, आपके टेलीविजन पर, आपके अखबार पर रोज इसके बारे में ही कबाड़ा आएगा, आपकी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जब देश का कोई बड़ा सरकारी संस्थान बिक रहा होता है, हेल बिकी, सेल बिकी, आपके मतलब आप ये देखिए कि चाहे रेलवे बिका, एसबीआई के जब शेयर बेचे, एलआईसी के शेयर बेचे, बीएसएनएल बेचा, प्राइवेटाइजेशन जब करने लगे हर इंस्टीट्यूशन का, सरकारी संस्थानों का, इसरो तक में एफडीआई लेने की प्लान बना रहे हैं ये लोग। मतलब इनका प्लान क्या है? सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो, मतलब उन्हीं को दे दो जो 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 मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिए जिनका नाम, सब कुछ उनको दे दिया। उसके बाद खेती जो है, वो खेती के जो कानून हैं 3, लोगों को ऐसा लग रहा है, जैसे मैं कई बार ऐसा होता है कि जब मैं गांव में जाता हूं, लोगों से बात करता हूं किसी गांव में जा करके, तो लोग ये कहते हैं कि सर ये तो कुछ लोग ऐसा हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, सरकार के समर्थक हैं, या जो जिनको ये लगता है कि मैं सरकार के विरोध में बात कर रहा हूं, वो मुझसे ये पूछते हैं कि सर इसमें गलत क्या है। भाई पहला पॉइंट तो देखो, एक जनरल पॉइंट तो ये बता दूं मैं आपको कि आप पिछले 7 साल का इतिहास देख लो। अगर नरेंद्र मोदी देश का भला कर सकता तो इनमें भी भला होता, लेकिन अगले का प्लान है प्लान्ड बर्बादी, तो वो कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं इन तीनों कानूनों के बारे में बता दूं कि आपको जिंदा रहने के लिए, किसी भी इंसान के जिंदा रहने के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो असेंशियल कमोडिटी से निकाल देना, इनमें सबसे बुरी बात है। मतलब अब सरकार नहीं कंट्रोल करेगी कीमतों को, अब प्राइवेट कंपनियां अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा सकती हैं, ये इन बिलों के अंदर लिखा हुआ है। और इसका नतीजा आपने देखा, सरसों का जो तेल 100 रुपए से कम आता था, अब वो 200 रुपए से ज्यादा आ रहा है। जो भी चीज आप खरीद रहे थे आज से 1 साल पहले, इन किसान बिलों के आने से पहले, कृषि बिलों के आने से पहले, वो 1.5 गुना कीमत कम से कम हो चुकी है। अगर नहीं हुई है तो आप बता दीजिए। और ये कृषि कानूनों के अंदर लिखा हुआ है, हमारे पास उसकी पीडीएफ फॉर्मेट है, किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप कर देना 9518170000, ये मेरा नंबर है। कोई लिख भी देगा इसके अंदर, आप इसी नंबर पे लिख दीजिए, तीनों बिलों की मैं आपको वो कॉपी भेज दूंगा। दूसरे बिल में वो कह रहा है, वो आदमी जिसको हम एसडीएम कहते हैं, जो कभी भी किसी किसान को लात मार देता है, वो आदमी जिसने कानून की पढ़ाई नहीं पढ़ी हुई है, वो हमारे फैसले करेगा। यानी कि जो खुद नरेंद्र मोदी संसद के अंदर बोलता है कि 2.25 एकड़ से कम जमीन वाले लगभग 85 करोड़ किसान है, मतलब आप 85 करोड़ किसानों को सीधा सीधा न्याय से निकाल देंगे, न्यायिक प्रक्रिया से निकाल देंगे कि वो कोर्ट में ही नहीं जा सकते। और इन कानूनों के अंदर बकायदा लिखा हुआ है कि अगर गलती से किसान कोर्ट में चला गया तो किसान के उस एप्लीकेशन को कोर्ट को लेने का अधिकार नहीं है। क्या ये मतलब आप नेचुरल जस्टिस को डिनाई कर रहे हो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को? इसमें भी आपको ये चीज काला नजर नहीं आता है? तीसरी बड़ी काली चीज इसके अंदर ये है कि अगर देखो, जुर्माना किसी को भी देना पड़ सकता है, किसान को भी देना पड़ सकता है, सरकार और प्राइवेट कंपनी को भी देना पड़ सकता है। हजारों करोड़ की कंपनी जिसके ऑलरेडी हजारों करोड़, लाखों करोड़ माफ कर चुका है नरेंद्र मोदी, उसको क्या दिक्कत है किसी भी एसडीएम को 10,000 20,000 रुपए रिश्वत देने या महीने का? हफ्ता बांध दे, महीना बांध दे, किसान कहां से देगा? 2.25 एकड़ का जमींदार कहां से देगा बताइए?
और अगर जुर्माना किसान को देना पड़ा, और अगर ये फैसला दिया उस कमेटी ने, एसडीएम वाली कमेटी ने, उस भ्रष्ट एसडीएम वाली कमेटी ने, जिसकी सिलेक्शन आज के टाइम में 1 करोड़ रुपए में होती है, आपको नहीं मालूम है क्या? कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए होता है उसके सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यू के लिए। वो आदमी जो 1 करोड़ रुपया दे करके आया है, वो निष्पक्ष न्याय कर सकता है क्या? और अगर वो कर सकता है, आपको ऐसा लगता है, तो फिर आप भ्रम में हो, बहुत बड़े भ्रम में। अब किसान के ऊपर अगर जुर्माना लग जाता है तो उसकी भरपाई लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज पर होगी। ये इन कानूनों में लिखा हुआ है। लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज का मतलब है कि आपकी जमीन बिक सकती है, जमीन से पैसा पूरा नहीं हुआ तो आपका घर बिक सकता है, उससे भी अगर आपका पूरा नहीं हुआ क्योंकि आपने लोन ले रखा हो मान लो, तो फिर वो उस पर पूरी भरपाई नहीं होगी कि उस लोन की भी भरपाई और आपको जुर्माने की भी भरपाई। तो आपका ट्रैक्टर, आपकी बाइक, आपके कपड़े तक बेच सकता है। ये लैंड रेवेन्यू एक्ट बोलता है कि आपकी हर संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, वो जब्त कर लेंगे। उसके बाद ये लैंड रेवेन्यू, ये बड़ा काला है इसके अंदर। अगलों ने, आपने तीसरे कानून के अंदर, जिसके अंदर एपीएमसी एक्ट हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मंडियों में भ्रष्टाचार है, इसीलिए हम ये बाहर तंत्र शुरू कर रहे हैं और हम बाहर बेचने की प्रक्रिया को चालू कर रहे हैं। अरे यार, 2020 के जून में आपने ऑर्डिनेंस के जरिए कानून पास करे हैं और 2016 में अंबानी अडानी के साइलोज बनने शुरू हो गए थे। ये बात लोगों को नहीं समझ आ रही है ना, क्योंकि लोगों को तो बाकी चीजों में इतना उलझा रखा है, वो तो रोजी रोटी में उलझे हुए हैं। कोई अपनी ईएमआई में उलझा हुआ है, कोई अपनी प्राइवेट नौकरी बचाने में उलझा हुआ है, कोई सरकारी बचाने में उलझा हुआ है। जो घर में बैठा उसको इस बात की टेंशन है कि मैं अगर सरकार के खिलाफ बोलूंगा तो कल को मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। आज के दौर में स्कूल बंद होने की वजह से लगभग 25 करोड़ बच्चा घरों में है। 1.5 करोड़ बच्चा 12वीं पास करता है हर साल, और नीचे जैसे जैसे छोटी क्लासेस में जाते जाएंगे बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है। 12वीं क्लास में ये समझिए कि पहली क्लास से लगभग 1/3 बच्चा होता है, यानी अगर पहली में 100 बच्चे होते हैं उसी स्कूल में, तो 12वीं में 30 बच्चे होंगे, ये समझ के चलिए। क्योंकि बड़े होते होते बच्चों को कुछ गरीब किसी मोबाइल के कवर पे क्लिक कर दिया देखने के लिए, तो अगली बार आपको वही दिखने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब आपका क्लिक कहां जा रहा है, इस बात की पूरी जानकारी ऊपर बैठी कंपनी को है। आपका बच्चा कौन सी क्लास का सिलेबस खोल के बैठा है, इसकी पूरी जानकारी उनको है। उसकी उम्र के हिसाब से उसकी कर रही है कंपनियां कि आपके बच्चे के सामने क्या आएगा, गेम्स आएंगी या पॉर्न साइट्स आएंगी या वीडियोस आएंगी कहानियों की, या क्या आएंगी, वो आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से चेक हो रहा है और आपके बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। घरों में पड़े हुए बच्चे हिंसक हो रहे हैं। दुनिया के जितने गेम्स देखोगे आप, जितने खेल देखोगे आप चाहे ग्लैडिएटर मूवी देख लीजिए, उससे पहले की महाभारत रामायण में चले जाइए, उसके बाद के इस सभ्य समाज के खेल देख लीजिए। नेट टूट गया था कनेक्शन, तो जितने लोग बैठे हैं प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए दोबारा से, ताकि लोगों तक फिर से चले जाए कि लाइव है अभी कंटिन्यू, क्योंकि मुझे लगा कि वो कनेक्शन टूट गया था बीच में। आप देखिए जितने भी खेल चल रहे हैं वो सारे के सारे खेल कैसे हैं, जिसके अंदर आपकी फिजिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर मारना जो है वो मेन है। मुक्केबाजी में मारना, तीर मारना, बैडमिंटन में मारना, टेबल टेनिस में मारना, लॉन टेनिस में मारना, फुटबॉल में मारना, वॉलीबॉल में मारना, ऐसे बहुत कम खेल होंगे जिसमें मारना नहीं होता। ये दरअसल क्या था, ये समाज ने उन बच्चों की उस हिंसक प्रवृत्ति को चैनलाइज करने का एक तरीका निकाला था कि आपको अगर मारने का ही शौक है तो तरीके से मार लो, सिस्टम से मार लो, आपका मारना भी हो जाएगा और आपके पास जो स्किल है उसका इस्तेमाल भी हो जाएगा, और हम लोग इसको एक हेल्दी कंपटीशन के तौर पे ले लेंगे। वो खत्म हो गया, बाहर निकलना, स्कूल्स बंद हो गए, सीखने के नाम पे कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे बच्चों को सिखाने के लिए, तो आज आप क्या सिखा रहे हो? कुछ भी नहीं। 30-40 करोड़ बच्चों की जिंदगियों को अगले 2 साल और अगर ऐसे ही रख दिया तो टोटल सत्यानाश कंफर्म हो जाएगा।
आपकी औलादों का सत्यानाश, हमारी औलादों का। मुझे अपने बच्चे की जिंदगी आने वाले वक्त में बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। अगर आपको नजर नहीं आ रही है तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी से जाग जाइए, बोलिए, मोहल्ले में लोगों को इकट्ठा कीजिए, उनसे बात कीजिए। आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं तो भी कहिए, कहते रहिए। ये 24 घंटे टेलीविजन पर आपके दिमाग को ब्लॉक करने का काम कर रहे हैं, आपको 24 घंटे इनके दिमाग को खोलते रहने का काम करना पड़ेगा। लोग इरिटेट हो जाते हैं। मैं लगभग इतनी पोस्ट शेयर करता हूं लोगों को बताने के लिए कि इतनी पोस्ट शेयर होती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे इनका हर स्टेप नजर आ रहा है कि ये हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। 2014 में बोलता था तो भी नेगेटिव बोलते थे, 17 में बोलता था तो भी नेगेटिव बोलते थे, 19 में बोलता था तो भी, 20 में तो भी। हम तो एक अच्छे खासे ऐसे एनवायरनमेंट को तैयार करने में लगे थे जिसके अंदर 100% एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल हो, लेकिन इन्होंने तो हमारा घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। हम तो अच्छे खासे तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन उस वक्त जो हमें नेगेटिव बोलते थे, आज वो फोन करके कहते हैं कि आपने जो कहा था एग्जैक्टली वही हो रहा है। लेकिन वो बात समझने में उनको 2 साल लग गए, कई लोगों को 3 साल लग गए। और जब तक उनको समझ नहीं आया, उन्होंने और गधे पैदा कर दिए दूसरे लोगों को तैयार करके। अभी भी यही हो रहा है। उधर से अभी मैंने खबर पड़ी रेवाड़ी की, वो कौन सी है, उधर राजस्थान बॉर्डर पे भी लड़ाई चल रही है, हरियाणा राजस्थान की भी। उधर आसाम मिजोरम में भी लड़ाई चल रही है। उधर पहले चाइना के साथ बज रहा था, फिर पहले पाकिस्तान के साथ बज रहा था। बस यही हो रहा है। अभी यूपी के चुनाव हैं, वहाँ हो जाएगा, फिर आर्मी के ऊपर कुछ अटैक हो जाएगा, और फिर आप लोग टेलीविज़न के माध्यम से आपको लगेगा कि देश बड़ी अच्छे सुरक्षित हाथों में चल रहा है। मतलब एक मेडल आ जाता है तो वो कहते हैं कि मोदी जी का धन्यवाद, मोदी जी ने मेडल दिला दिया, और बाकी हार जाते हैं तो ये नहीं कहते कि मोदी जी ने हरवा दिया। मतलब यार हद ही है, हद ही है। इतना बेवकूफ़ समझते हैं ये लोग देश के लोगों को, और होंगे भी मेरे ख्याल से। तो जब अपने देश में 16 साल तक ऐसे पढ़ाया जाता है कि बच्चा अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपने टीचर से सवाल नहीं पूछ सकता, अपने माँ बाप की बात को नहीं काट सकता, तो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत कहाँ से आएगी भला? और फिर बड़ा होकर थोड़े 2 अक्षर पढ़ लिए तो उसको नौकरी मिल जाएगी, तो वो नौकरी खोने का डर, क्योंकि उस नौकरी के भरोसे इतनी सारी EMIs भर ली उसने, कर ली। तो गुलामी तो हमारी नस नस में समा चुकी है। तो हम लोगों को तो सिर्फ एक आधिकारिक तौर पर दस्तखत करने हैं कि लो भैया हमारी बॉडी भी ले लो। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मैं जिक्र कर रहा था। ये जो वैसलीन आपको लगा रहे हैं, ये जो टीका आपको लगा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। बहुत से टीकों के अंदर EMF भी डाला जा रहा है इन्होंने, बहुत से टीकों में नैनो पार्टिकल्स भी हैं, बहुत से टीके पानी के भी हैं, बहुत से टीके, मतलब ये अलग अलग टीका के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, और ये डाल के देखी जा रही है। हर कंपनी के टीके का अपना एक अलग रोल है बॉडी के अंदर, और वो अपना काम कर रहा है। बहुत से लोगों को लकवा मार रहा है, बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग नहीं भी मर रहे हैं, जिंदा भी हैं। अभी जो स्कैरसिटी ला करके, अभी जो ये बीच में कि अभी हमारे पास डोजेज अवेलेबल नहीं है और अभी इसकी अकाल पड़ा हुआ है, तो लोगों की भीड़ और बढ़ गई उन टीका वाले सेंटरों पे। अब आप अमित शाह को देखिए, वही लैंग्वेज अरविंद केजरीवाल बोल रहा है टीके के मामले में, वही राहुल गांधी बोल रहा है। मतलब वो खेल कुश्ती लड़ रहे हैं बिना मास्क लगाए, और मेडल डाल रहे हैं मास्क लगा करके, और टेलीविजन पर खूब प्रचार हो रहा है, और हम लोग मूर्ख बने देख रहे हैं। 6 बजे के बाद वो वायरस आ जाता है, 11 बजे फिर मतलब जो है वो फिर आ जाता है दोबारा से। दुकानों के लिए 6 बजे है, मार्केट में हमारे घूमने के लिए 11 बजे है। मतलब इट्स ग्रेट। इतना कमाल इस आदमी का है कि हम लोगों को ये यकीन दिला रहा है कि आप हर रोज अपनी स्टेटमेंट बदल के ये बता रहा है कि तुम गधे हो, तुम गधे हो, तुम गधे हो, और हम मान रहे हैं कि हम गधे हैं। और आप देखिए कितना शातिराना तरीके से हमारे सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया है, और हम बोल नहीं पा रहे। कमाल की बात, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही। क्योंकि आप, और इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको या तो कांग्रेसी साबित कर देंगे, या वामपंथी कर देंगे, अर्बन नक्सल कर देंगे, मोदी विरोधी कर देंगे, चमचा साबित कर देंगे, या फिर पॉलिटिशियन कर देंगे, या कह देंगे कि इसने तो आगे चुनाव लड़ना है। मतलब इनको कुछ भी हो, इन्होंने आपकी बात को रिजेक्ट करना है सिंपली।
और वो इसके लिए कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको उकसा सकते हैं, वो आपको भड़का सकते हैं, वो आपके ऊपर कोई भी लांछन लगा सकते हैं, आपको मतलब सेकुलरिज्म को इन्होंने गाली साबित कर दिया। इतने नीच और घटिया लोग हैं ये। आप अभी भी अगर समाज के अंदर इनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो कि अभी जो हैं, मैं ये कहता हूँ, मेरे दादाजी जब कहकर गए थे, मुझे 2014 में उनकी डेथ हो गई थी, और वो ये कहकर गए थे कि देवेंद्र, बस अपने घर में ना ये ध्यान रखना कि ये जो कच्छाधारी हैं, ये जो संघ के लोग हैं, राष्ट्रीय समलैंगिक स्वयंसेवक संघ वाले, ये नहीं एंटर करने चाहिए। भाजपा का कोई आदमी हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। ये विचारों की लड़ाई होती है। हो सकता है कि ये सरकार, नवंबर में वो गए थे, जुलाई में ये सरकार आई थी, मई में, तो उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है इस सरकार के आने के बाद कुछ लोग संघ ज्वाइन कर लें। जो आदमी एक बार संघ में चला गया, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताते रहना कि बस इस परिवार से बच के रहना है तुम्हें, तो आने वाले टाइम में ये संघी और ये भाजपाई अपनी पहचान छुपाते फिरेंगे। ये देख लेना, बस ये देश गुलाम होने से पहले एक बार सड़कों पे उतर जाए। अगर आप लोग ने ये टीका लगवाने की खिलाफत नहीं करी, तो आपके बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। आपने देखा नहीं शायद, कनाडा का प्रधानमंत्री हरामखोर ये बोल रहा है, न्यूयॉर्क का मेयर ये बोल रहा है कि जिस आदमी को समझाओ, घर घर जाओ, दस्तक दो, अगर वो आपकी टीका लेते हैं तो उनको लगाओ, समझाओ, अगर नहीं समझते हैं तो गाड़ी में डालो, दूर ले जाओ, बाजू में ठोक के आओ। आपने जम्मू कश्मीर की वीडियोस देखी, जबरदस्ती घरों में घुस घुस करके वो टीके लगा रहे थे। आर्मी का काम देने वाली है एक कंट्री, मेरे ख्याल से कौन सी कंट्री के अंदर, साउथ अफ्रीका में शायद, वो लोग कह रहे थे कि आर्मी का इस्तेमाल करेंगे टीका लगाने के लिए। और ये जो पुलिस को चालान करने का जो अधिकार दे रखा है, जो बड़े बड़े चालान कर रहे हैं, ये जो घरों में घुस के, गांव में घुस के चालान कर रहे हैं, आर्थिक रूप से आपको कमजोर कर दिया जा रहा है। आप आंदोलन के लिए सड़क पर नहीं निकल पाएंगे तो एक क्षतिपूर्ति कानून लेकर के आ गए कि आपकी वसूली वैसे ही करेंगे जैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट की करते हैं। उसके अंदर भी ये लाइन डाली हुई है उन लोगों ने। आप मांगों के लिए सड़क पर नहीं उतर सकते। मैं यहां आपको बोल रहा हूं, और मैंने अगर कह दिया सड़कों पर उतरिए, और कल को आप लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो मेरे ऊपर भी फाइन लगने वाला है कि तुमने उकसाया था इन लोगों को आंदोलन के लिए, और इस आंदोलन में इतना नुकसान हो गया और इसकी भरपाई तुम लोग सारे मिलकर करोगे। ये बड़ा खेल चल रहा है। और एक आदमी जिसने अपनी हार्डकोर पैसा कमाया हो, वो ये सोचता है कि क्यों चक्करों में पड़ा और मैं क्यों इतने पैसे वेस्ट करे, इससे बढ़िया चुपचाप घरों में बैठे रहो, चुपचाप टीका लगा लो, क्या फर्क पड़ता है। उनको ऐसा लगता है क्या फर्क पड़ता है, मतलब ये मत सोचिए क्या फर्क पड़ता है। आपकी बॉडी, इसकी इंटीग्रिटी आप अगर नहीं बचा सकते तो आप क्या बचाएंगे। अपने बच्चे को इनका मतलब एक वो बना दोगे, आप एक्सपेरिमेंटल पिग बना दोगे अपने बच्चे को इनका। एक इंजेक्शन को तैयार होने में, एक वैसलीन को तैयार होने में 5 से 10 साल का ट्रायल चाहिए होता है। आदर पूनावाला ने कानून बनाने को बोल दिया और हमारी सरकार ने मान भी लिया कि अगर ये टीका लगने से किसी के ऊपर साइड इफेक्ट होता है, अगर आपको कुछ हो जाता है, तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की भी जिम्मेदारी नहीं है। आप किसको क्लेम करोगे, आप किसके दरवाजे खटखटाओगे। आज मैं एक दुकान पे गया हुआ था अपने बेटे के साथ में, उस दुकान पे एक लड़का लगा हुआ था। मैंने उसे बोला मास्क क्यों लगा रखा है तूने, उतार इसको। कि कस्टमर बोलता है सर हमें तो कि मास्क नहीं लगा रखा। मैं कहा कौन गधा कस्टमर बोलता है, इसमें इतनी अकल नहीं है कि यार ये मास्क लगाने से उल्टा बीमार होते हैं। कहते सर हम तो दम घुटता है हमारा तो मैंने उसे बोला कि तुम्हारे घर में किसी ने इंजेक्शन लगवाया, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। उसने बोला मेरी माँ ने लगवाया 24 तारीख को, 30 तारीख को मेरी माँ गुजर गई। मैंने कहा तुम वीडियो बना सकता हूँ मैं आपकी, अभी अभी वीडियो बना सकता हूँ क्या, ताकि मैं लोगों को दिखाऊं कि तुम्हारी माँ को तुमने 1 हफ्ते में खो दिया। बोलता है सर रहने दो, क्यों, मेरे अगर मालिक तक पहुंच गई मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, पहले ही गाड़ी का, बाइक का वो नहीं, इतने सारे चालान भुगतने पड़ते हैं सर, इतना बिजली इतनी महंगी हो गई है, घर का राशन इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, जो खर्चा पहले 8,000 में चल जाता था सर अब 20,000 में भी नहीं चलता। वो बेचारा वीडियो नहीं बना पा रहा,
वो एक छोटी सी वीडियो में अपनी सच्चाई नहीं बता पा रहा कि मेरी मां को मैंने इस टीके की वजह से खो दिया। आपके आसपास कोई मरा है क्या? आप लोग जो सुन रहे हो, आपके आसपास कोई मरा है क्या? आपके जानकारी में कोई मरा है क्या? मेरी जानकारी में इतने सारे लोग हैं, किसी को पूरी बॉडी पे खराश हो रखी, वो हो गए, दाने दाने हो गए हैं, किसी को लकवा मार गया है, किसी को कोई मर गया है, कोई साइड इफेक्ट्स इतने हो रहे हैं, किसी की बॉडी पे चुंबक बन रहा है। आपके भी जानकारी में कोई ना कोई होगा, आपके भी कोई ना कोई नोन होगा, तो आप लिखिए यहां पर ताकि लोगों को पता चले। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां लोग अपनी बात कह सके, हमें वो प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। कोई आईटी का बंदा आ जाए यार सामने, जो कह दे कि मैं एक वेबसाइट तैयार कर दूंगा, मैं बता दूंगा उसमें क्या क्या मटेरियल ऐड करना है। कोई बता दे यार हम क्या करें लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। हमें पोस्टर छपवाने पड़ेंगे, हमें पैम्फलेट छपवाने पड़ेंगे, हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें आदमी भी चाहिए, हमें बच्चे चाहिए, हम पड़ोस में जाके लोगों को समझाएं, हमें वो यूथ भी चाहिए। कहां कहां समझाएं हम आपको? आप लोग क्यों नहीं निकलते हैं अपने घरों से बाहर? नहीं निकल सकते हैं आप, घर में बैठे बैठे फोन पे समझा दीजिए लोगों को। नहीं समझते हैं तो भी समझाइए। मैं ये कहता हूं, आज आपने बात बता दी, उनको साल बाद समझ में आया, 6 महीने बाद समझ में आया, तब आ जाएगा, तब निकल लेंगे वो घर से बाहर, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन निकलें तो सही, उनको पता तो चले। अगर हम बात ही नहीं करेंगे, अगर हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे, तो ये तो तानाशाही करके अपने घरों तक घुस आएंगे, घरों में घुस के टीके लगा देंगे, घरों में घुस करके ये इन्होंने घरों में घुसाना तो शुरू कर दिया ना। ये जब चाहे एक सायरन बजाते और हम घरों में घुस जाते हैं। क्यों नहीं हम अपनी वॉल पे लिख सकते कि हम लॉकडाउन का विरोध करते हैं? क्यों नहीं लिख सकते कि हम जबरदस्ती टीका लगाने का विरोध करते हैं? होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट बोलती है, हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट बोलती है कि टीका लगाना मैंडेटरी नहीं है, ये आप वॉलंटियरली है, आप लगाना चाहें तो लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं तो ले लीजिए। साथ ही साथ एग्जाम में इसको कंपलसरी कर रहे हो, साथ ही साथ स्कूल खुलने में कंपलसरी कर रहे हो, कॉलेज खुलने में कंपलसरी कर रहे हो, नौकरी पे जबरदस्ती कर रहे हो। इतने सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमारा बॉस जबरदस्ती कर रहा है। मैं बोल देता हूं कि नौकरी छोड़ देना, नहीं होती इतनी हिम्मत बेचारों की। मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, बीवी की छुड़वा दी, अब वो कहते हैं कि नहीं सर हम में तो नहीं है इतनी हिम्मत। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है? सरकारों को यह पता होना चाहिए कि मरे हुए लोग नहीं हैं, जिंदा लोग हैं। और जिंदा लोग, जिंदा कौम लड़ाई लड़ते हैं, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ते हैं। कल को अगर वो था क्या कहते हैं कुमार विश्वास, वो मतलब ऐसा भांड आदमी है, वो बोलता है, मतलब बड़े बड़े भाषण दिया करता था कि कल को अगर हमारे बच्चे हुए, मेरी 2 बेटियां हैं, वो बोला करेंगी कि पापा जब ये हो रहा था तो आप कहां थे? अब कहां भाई तुम? और वो क्रांतिकारी अरविंद केजरीवाल कहां है? और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों नहीं बोल रहा इसके खिलाफ? ये चौटाला क्यों नहीं बोल रहा? इनको राज करना है लेकिन बोलना नहीं है। इनको मैनेज कर लिया गया है, इनको पैसे मिल चुके हैं, इनको सत्ता का लालच हो चुका है। क्या है ऐसा? क्या इनके पास इतने भी आदमी नहीं है जो इस बात की जानकारी पता कर सकें कि ये फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा है? इनके घपलों के खिलाफ नहीं बोल सकते हम लोग। ये जो सरकार जबरदस्ती कर रही है इस पे नहीं बोल सकते। इन्होंने दूसरी वेव में एक माहौल बनाने की कोशिश करी कि कोई बंदा रात को अस्पताल में दाखिल हो जाए और सुबह उसकी लाश पकड़ा दे घर वालों को, तो हम नॉर्मल मानने लग जाएं। कल को ये मेरे जैसे आदमी को जो सरकार के खिलाफ बोलता है, ये पॉइंट होता है कि देवेंद्र बल्लारा को कंट्रोल करो। मुझे मेरे दोस्त बताते हैं जो सीएम हाउस में काम करते हैं कि तेरा नाम रोज सीएम साहब के आगे आता है कि इस देवेंद्र बल्लारा को कंट्रोल करो, ये सारी पोल खोल रहा है, हमारी सारी बात बता रहा है। सारे लोग इसकी बात भी सुन रहे हैं, लोग इसकी 500 मतलब लोग इसको सुन के बताते हैं आगे, और वो लोग जानते भी हैं इसको कंट्रोल करो। तो अगर वो मान लीजिए एक दिन मुझे किसी चोरी के इल्जाम में या किसी आदमी से झूठी कंप्लेंट करवा करके मुझे थाने बुला करके या मेरे घर से मुझे अरेस्ट करा करके, और वो या सड़क पे कोई रोड रेज करवा करके अगर वो मुझे थाने में ले जाके मेरा टेस्ट करके मेरा पॉजिटिव आ करके और सुबह मेरी लाश पकड़ा दे, तो आपको तो लगेगा नॉर्मल है। और फिर क्या होगा? फिर आप लोग अपनी जिंदगी में फिर मस्त हो जाएंगे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्योंकि जब हाथरस के अंदर उस लड़की को तेल छिड़क के रात को 2 बजे संस्कार कर दिया, जब हमें फर्क नहीं पड़ा, तो फिर अब मेरे मरने से क्या फर्क पड़ेगा? किसी के भी मरने से क्या फर्क पड़ेगा?
जब रोडवेज के कर्मचारियों की नौकरियां गई तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर मेरे पर से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे पता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मालूम है कि अपनी जिंदगी के अंदर अगर मुझे जेल जाना पड़ा तो मुझे जमानती भी नहीं मिलेगा। मुझे मालूम है कि कोई नहीं साथ देने वाला है। सारी लड़ाई अपने दम पर, अपने हिस्से की लड़ाई, अपने हिस्से का काम ईमानदारी से हम लोग कर रहे हैं। लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। हमें भी मालूम है कि पता नहीं जरूरत के टाइम पे कोई होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये सोच करके अगर काम करते रहे तो फिर तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। कम से कम मैं आज अपने बेटे को रोज मैं एक बात कह सकता हूं कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, कल को आने वाले वक्त में तुम्हें अपने बच्चों के लिए या अपने आसपास के अपने समाज के लिए लड़ना होगा। आज मेरा बेटा इस बात को समझता है। जब उसके स्कूल में एक ऐसे राइटिंग आती है कि दूसरी लहर में सरकार की क्या तैयारियां थी, तो मेरे बेटे ने अपने ऐसे में लिखा कि यह फर्जी बीमारी है, क्योंकि उसे अब समझ आ गया है। उसे मैंने बोला हुआ है कि सड़क पर कभी भी मास्क लगा के नहीं जाना है। उसे मैंने बोला हुआ है कि अगर कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है तो तुम अरेस्ट होना, तुम थाने में जाना, हम वो टाइम लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। लोगों को लगता है कि कहाँ टाइम है हमें, हमारे पास इन चीजों के लिए। अरे थानों, एक आदमी है, 2 वायरस हैं ये गुजराती, कोई नहीं है इनके साथ पूरी पार्टी में। पूरी भाजपा इनके खिलाफ है, क्योंकि इनकी तानाशाही से हर आदमी दुखी है। अगर इनको ये नजर आ जाए कि जितना इनके पास जगह है, अगर हम जेलें भरना शुरू कर दें, इनके पास खाना खिलाने के लिए भी नहीं है पैसे, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। आपको निकलना पड़ेगा, आपको जेलें ठोकनी पड़ेंगी। जैसे इमरजेंसी के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे लोगों ने जेलें ठोकी थी, ऐसे ठोकनी पड़ेंगी। और आखिर में यही करना पड़ेगा। आज लड़ाई लड़ना शुरू कर दोगे तो हो सकता है जल्दी इनको समझ में आ जाए कि लोग बोलना शुरू कर गए हैं। अदरवाइज आखिरी में आपको जेलें ही भरनी पड़ेंगी। लेकिन हो सकता है वो दिन देखने के लिए हम जिंदा ना रहें। लेकिन ये याद रखिएगा, हमें मालूम है कि हमें बीच रास्ते मार दिया जाएगा, हमें मालूम है कि हमें ये शहादत देनी है। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस लड़ाई को जारी रखिएगा, और हो सके तो हमारे बच्चे को हमारे जाने के बाद सपोर्ट करिएगा। हम ये लड़ाई लेकिन जारी रखेंगे, हम इसको रुकने नहीं देंगे। ये जिसको समझ आ रहा है, ये आसान दौर नहीं है। ये अपनी ईएमआई बचाने का, नौकरियां बचाने का दौर नहीं है। अपने बच्चों की अस्मिता बचाने का दौर है, उनको गुलाम होने से बचाने का दौर है। आप देखिए तो सही, आपके लिए कितनी जानकारियां आती हैं अखबारों में, टीवी में, मीडिया में। वो मीडिया और वो प्रधानमंत्री जिसके बारे में सबको पता है कि ये बिकाऊ और झूठे हैं, वही लोग तो कह रहे हैं कि ये बीमारी एग्जिस्ट करती है। और इस बीमारी के सहारे आपकी दुकानें बंद कर दिया, आपके बिजनेस बंद कर दिए, आपका जीना मुश्किल कर दिया, आपका सड़क पर उतरना मुश्किल कर दिया, इतने चालान भुगत कर दिए, सारे जमींदारों को बर्बाद करने का, सारे के सारे रिसोर्सेज, मतलब चाहे वो कानून हो, क्षतिपूर्ति कानून हो, चाहे वो कानून ढाबे वाला के लिए हो, जीटी रोड के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, हर किसी को बर्बाद करना है। सिर्फ 20 आदमी रहेंगे क्या पूरे भारत में? उन्हीं जिन जो पैसे वाले हैं वही रहेंगे बस। आपको शायद ऐसा लगता है कि आपने एक प्लॉट कमा रखा है, वो बेच दोगे। आपको शायद ऐसा लगता है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि एक जिंदगी कट जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ा वहम है। जिस दिन घरों में घुस करके ये टीके लगाने शुरू किए, फिर ये डिसाइड करेंगे कौन जिएगा कौन मरेगा। इनको जिसकी ज़मीन पसंद होगी, इनके सारे नैनो पार्टिकल्स जब आपकी बॉडी में एंटर कर चुके होंगे, क्योंकि ये आ चुका है बयान कि पहले बयान आया कि 1 डोज लगेगी, फिर बयान आया कि 2 डोज लगेंगी, फिर बयान आया कि 2 से काम नहीं चलेगा, बूस्टर लगेगा। अभी बयान आया है सीडीसी का, अभी बयान आया है, डब्ल्यूएचओ ने ये कहा है। डब्ल्यूएचओ की 2 स्टेटमेंट्स है, ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूएचओ ने ये कहा है 99.7% लोग अपने आप ठीक होंगे इस बीमारी से। 99.7, यानी 1% से भी कम लोग हैं जिनको इससे खतरा है थोड़ा बहुत भी।
इतनी बेवकूफ बीमारी को से हम लोग डर रहे हैं। ये WHO का आधिकारिक स्टेटमेंट है, अपने घर से नहीं बना रहा हूं, जिस WHO को फ्रॉड घोषित कर चुके हैं यूरोपियन काउंसिल एक्चुअली पहले से ही। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि WHO ने ये कहा, उसके बाद WHO ने ये कहा कि भैया अब जो है डोज हमें हर 3 महीने में देनी पड़ेगी। अब सरकारें सब कुछ बेच चुकी हैं, पैसा सरकार के पास नहीं आएगा, तो आप वो बूस्टर्स कैसे लगवाएंगे? आपको ये लग रहा है कि जैसे ये पहली डोज के पैसे नहीं ले रहे, ये फ्री नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने देखे होंगे, फ्री वैक्सीनेशन, ये फ्री नहीं है, आपसे पूरा पैसा वसूला है। जो डोज 300 रुपए की थी वो 800 रुपए में, 1000 रुपए में खरीदी है सरकार ने, और करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं, जो NGO बना रखा है प्रधानमंत्री ने PM केयर्स के नाम से, उसमें करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा हुआ है इस वैक्सीन के खेल में। और इस खेल को अगर पर्दाफाश नहीं किया, अगर इसके बारे में हमने बोलना शुरू नहीं किया, तो हम सब कंगाल हो जाएंगे। सरकार आपसे फ्री में तो आपको देने वाली नहीं है, तीसरा डोज, तीसरा बूस्टर तो देने वाली नहीं है। एजेंडा 21, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, रॉकेफेलर, जैकब रोथशाइल्ड, वेलकम ट्रस्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, PHFI, PPP, गेट्स फाउंडेशन। ये वीडियो दोबारा से देख लेना, इन सब नामों को अटैच करके इनको सर्च कीजिए, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढिए, मुझे व्हाट्सएप करके मांग लीजिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। जितना बड़ा खेल चल रहा है इसको हम समझ चुके हैं, आपको समझाने की कोशिश चल रही है, पर मुझे ये मालूम है कि जो आदमी जिसको जोड़ घटा नहीं आता, मैं उसे पहाड़े समझाने की कोशिश करूंगा तो नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से रिसर्च करिए, इनको ढूंढिए, इस खेल को समझिए। किसी महामारी को एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सामने नज़र आती है हम लोगों को। हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमें महामारी नज़र नहीं आ रही, हमें बताया जा रहा है कानों के माध्यम से, हमें यहाँ दिखाया जा रहा है, हमारी आंखों से फीडिंग की जा रही है, हमें पता है कि वो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। मैं सबूत हूँ आपके सामने। और कुछ शब्द हैं जिनको ईजाद कर ले इन्होंने, हाँ आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, तो भैया तुम्हारी कमज़ोर कैसे हो गई? तुमने तो मास्क लगा के रखा था 24 घंटे, इसीलिए कमज़ोर हुई। मास्क लगा के ऑक्सीजन सैचुरेशन कम करके आपको बीमार किया जा रहा है, डर बिठा करके आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर किया जा रहा है, और ये टीका लगा करके आपको इस टीके के ऊपर डिपेंडेंट किया जाएगा। फिर आप वही करोगे जो साहिब कहेंगे। हमने डिसाइड कर लिया है, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरा भाई, मेरे भाई की वाइफ और मैं, हमने किसी ने भी कोई इंजेक्शन नहीं लिया है, ना ही हम लेंगे। मैंने मेरे बेटे को ये बोला हुआ है कि बेटा तुझसे पहले हम मरेंगे, उसके बाद तेरे को इंजेक्शन लग सकता है, नहीं तो नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, किसी भी कीमत पर नहीं लगेगा। आप लोग लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके आसपास किसी ने लगवाया था, उसको साइड इफेक्ट हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको पता, दुनिया को पता रहना चाहिए कि इसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। ये ट्रायल बेसिस पर है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर किसी को कुछ हो गया तो, कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, WHO की कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी को कुछ होता है तो, और बीमारी एग्जिस्ट करती है। कमाल की बात है। और ठीक है, मैं इसका इलाज है, ये भी कमाल की बात है। लेकिन इलाज ना होकर के कोई मर जाए तो किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये भी कमाल की बात है। और अब इनकी वो सारी बातें मान रहे हैं, ये उससे भी बड़ा कमाल है। ये खेल अगर आपको नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे, हम फिर इसी तरह से बातें करेंगे, हम फिर आपको बताएंगे। आप फिर से मत मानिएगा, लेकिन हम फिर बताएंगे। जैसे ये करते आ रहे हैं बर्बाद अपने देश को, वैसे आपको समझाने के लिए हम लगातार अपने प्रयास जारी रखेंगे। इसी वादे के साथ आज के लिए गुड नाइट और शब्बा खैर। धन्यवाद। शेयर कर दीजिए, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके पहुंचा दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपके किसी नोन को कोई साइड इफेक्ट हुआ है तो। पूरी डिटेल लिख देंगे तो अच्छी बात है, नाम ना लिखिए बेशक कि मेरे एक नोन को ऐसे हुआ, मेरे एक नोन को ऐसे हुआ। जिनको नहीं हुआ, पानी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट है, जिसके साथ किसके साथ हो रहा है किसके साथ नहीं हो रहा है, इसी का पता लगाने के लिए खेल चल रहा है। और उसके बाद
जब ये तीसरी या चौथी डोज लगेगी, तीसरा या चौथा बूस्टर लगेगा, उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर वो चीज़ें प्लांट कर दी जाएंगी जो इनको चाहिए। एंड देन यू ऑल विल बी कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल बटन। आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ जुड़ चुका है, वो आधार कार्ड आपके इस जो 14 डिजिट का एक आईडी बनती है आपकी 14 डिजिट की, जब आप टीका लगवाते हो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसी के साथ आपका फैमिली कार्ड अटैच हो जाएगा, यानी आपकी फैमिली के हर आदमी को जो जो सुविधाएं मिलती हैं, गैस, पानी, पेट्रोल, डीजल, बिजली, मोबाइल नंबर, सब कुछ, वो सारे एक बटन के साथ कनेक्ट होंगे, सारे एक बटन से कंट्रोल होंगे। आपने उनकी बात मानने से मना किया, बटन दबा और आप कंट्रोल। दिस इज द गेम प्लान। आपको घर बैठे खाना मिलेगा, रोटी नहीं मांगनी, कुछ नहीं मांगना, बोलना नहीं सरकार के खिलाफ। ये कन्फर्म है कि आपको रोटी पक्का मिलेगी घर बैठे, लेकिन रोजगार नहीं मांगने का, जमीन नहीं मांगने का, अपने अधिकार नहीं मांगने का, आज़ादी नहीं मांगने का, उतना ही काम करने का जितना मालिक कहेगा। जमींदारी प्रथा आ रही है दोबारा से। यही था कंपनी राज, यही पहले था। पहले भी अंग्रेज निकले थे पूरी दुनिया पर राज करने, जिनके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था। और दोबारा से वही रॉयल फैमिली फिर से चली है दुनिया को कब्जे में करने के लिए, दुनिया के सारे रिसोर्सेज कब्जाने के लिए। देखना ये होगा कि ये कितना डिले होता है, लोग कितना जागते हैं, लोग कितना संगठित होते हैं, कितना बोलते हैं और कितना बड़ा आंदोलन खड़ा होता है। सरकार के लोगों को घुसने ही मत दो, बिल्कुल मत घुसने दो। अगर नहीं माने तो भुगतने के लिए तैयार रहिए। हम आगाही कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। हम लड़ेंगे आखिरी दम तक, इतना श्योर है। धन्यवाद। गुड नाइट।